दिन के समय ओझा आता है। बिल्डिंग के सभी लोग उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं। मिसेस पारेख और कुछ लोग तो बहुत खुश होते हैं कि चलो अब शायद उस साये की दहशत से पूरी बिल्डिंग को मुक्ति मिल जाएगी। वहीं कुछ अन्य लोग ओझा को पसंद नहीं करते और एक दूसरे से धीमी आवाज़ में ओझा के बारे में अनाप शनाप बातें करने लगते हैं। पहले ओझा बाहर से ही पूरी बिल्डिंग पर नीचे से ऊपर एक नज़र डालता है और मन ही मन कुछ बुदबुदाता है। अपनी पोटली से एक नींबू निकालकर उसे चाकू से काट देता है। ऐसा करते ही एक बहुत ही भयंकर बदबू से वातावरण दूषित हो जाता है। सभी लोग अपनी अपनी नाक बंद कर लेते हैं और कहते हैं, यह कैसी बदबू आ रही है और कहाँ से आ रही है? बाबा जी, यह किस प्रकार की स्मेल आ रही है? ऐसी स्मेल तो पहले कभी नहीं आई थी। मिसेस पारेख ने अपनी नाक बंद करते हुए ओझा बाबा से पूछा। ओझा ने मिसेस पारेख की तरफ देखा, लेकिन उन्हें कोई भी उत्तर नहीं दिया। बाबा बिल्डिंग के गेस्ट पोर्शन में जाकर बैठ जाते हैं। उनके जलपान का प्रबंधन किया जाता है। रात होते ही बाबा बिल्डिंग के ऊपरी फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं और सबसे ऊपरी फ्लोर के नीचे वाले फ्लोर पर रुक जाते हैं। इस फ्लोर पर रहने वाली मिसेस पारेख और कुछ लोग अपने अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर खड़े हो जाते हैं। सबसे ऊपर की फ्लोर पर जाने वाली सीढ़ियों पर जो लोहे का गेट लगा हुआ था, बाबा जी उसकी चाबी मांगते हैं। मिसेस पारेख उसको चाबी दे देती है। बाबा ताला खोलने लगते हैं और एक धागा गेट पर अंदर की तरफ बांधकर गेट आधा बंद कर देते हैं और वहीं बैठकर मन ही मन कुछ बुदबुदाते हैं। अचानक से सारी बिल्डिंग की लाइट जलने और बंद होने लगी थी। ओझा बाबा एक टॉर्च निकालते हैं और ऊपरी फ्लोर की सीढ़ियों पर प्रकाश करते हैं। सभी लोगों को ऐसा सुनाई देता है जैसे कि सबसे ऊपरी माले के फ्लैट्स के दरवाजे कोई बार बार खोल रहा हो और बंद कर रहा हो। ओझा बाबा गेट को आधा खुला छोड़कर पुनः बिल्डिंग के नीचे आकर गेस्ट पोर्शन में बैठ जाते हैं और बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों को बताते हैं कि सबसे ऊपरी माले पर एक भयानक प्रेत का साया है जो केवल महिलाओं और लड़कियों को मारना चाहता है। उसे उनसे बहुत अधिक नफरत है। मिसेस पारेख कहती है, बाबा यह बात तो सही है, लेकिन वह साया लेडीज को मारने का प्रयास कर रहा है, परंतु सोहन लाल तो एक आदमी थे और जो लड़के ऊपर आए थे उनको भी उसने मारा था। हालांकि उन लड़कों के साथ एक लड़की की लाश भी बरामद हुई थी। बाबा कहते हैं, यह हो सकता है कि उस लड़की को बचाने के चक्कर में उन लड़कों ने अपनी मौत को दावत दे दी हो। लेकिन बाबा, हम सभी लोगों ने तो केवल लड़कों को ऊपर जाते हुए देखा था, लेकिन एक लड़की की लाश कहाँ से आई, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है। हो सकता है उस लड़की की लाश का भी रहस्य खुल जाए, लेकिन सोहन लाल की हत्या का कुछ और रहस्य हो सकता है। शायद किसी ने साये की आड़ लेकर सोहन लाल से अपनी निजी दुश्मनी निकाली हो, लेकिन यह जांच पड़ताल करना तो पुलिस का काम है। पुलिस तो यहाँ जांच करने आई थी, परंतु सोहन लाल की मौत के विषय में उसे कुछ सुराग नहीं मिला था, चौकीदार ने एकदम से कहा। ओझा बाबा ने एक नज़र चौकीदार पर डाली। चौकीदार ओझा की घूरती हुई बड़ी बड़ी आंखें देखकर सकपका जाता है। बाबा, अगर आपकी यह बात सही है कि वह प्रेत का साया सिर्फ महिलाओं की जान लेना चाहता है, तो अब हम महिलाओं का क्या होगा? वैसे भी मैं लिफ्ट में से उस प्रेत के साये से बाल बाल बची थी, सावित्री देवी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा। तुम जो ये ताबीज़ गले में पहनी हुई हो, इसी के कारण तुम्हारी जान बची थी, ओझा बाबा ने सावित्री देवी को घूरते हुए कहा। उस प्रेत के साये की दहशत से बचाने के लिए मुझे कुछ समय दो। मुझे बहुत सी तैयारी करके आना पड़ेगा। हालांकि मैंने सीढ़ियों पर एक अभिमंत्रित धागा बांध दिया है, जिससे उस जगह से तो कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन आप लोग लिफ्ट का प्रयोग कम ही करना। मैं अभी जा रहा हूँ, बाबा ने कहा। बाबा, लेकिन आप उस साये से इस बिल्डिंग को छुटकारा दिलवाने कब वापस आएंगे? एक अन्य व्यक्ति बाबा की ओर देखते हुए बोला।
यह बात मैं तुम लोगों को अभी नहीं बता सकता, मुझे कई तैयारियां करना है और किसी एक अंधेरी रात को चुनकर यहाँ आना होगा। रात के समय मिसेस पारेख दरवाज़ा बंद करके अपने बेडरूम में सोने के लिए जाती है। सीढ़ियों पर बाबा द्वारा बांधे गए अभिमंत्रित धागे से वह कुछ बेफिक्र हो जाती है। वह अपने बेड पर लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है। तभी उनके चेहरे पर सीलिंग से कुछ बूंदें गिरती है। वह तत्काल अपनी आंखें खोलकर सीलिंग की तरफ देखती है। नाइट बल्ब की रोशनी में उनको कुछ समझ में नहीं आता। वह अपने चेहरे को अपने हाथों से पोंछ लेती है। उठकर लाइट ऑन कर सीलिंग की तरफ देखती है। सीलिंग में तो उनको कुछ नजर नहीं आता, अलबत्ता उन्हें उनके चेहरे और हाथों पर खून के निशान दिखाई देते हैं। वह डर जाती है और तत्काल वॉशरूम की ओर हाथ और चेहरा धोने के लिए भागती है। जैसे ही वह हाथ और चेहरा धोकर आईने में देखती है तो उनको अपने चेहरे पर कुछ लकीरें बनी हुई दिखाई देती है। वह लकीरें धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। वो बार बार अपना चेहरा धोती है, लेकिन वह लकीरें पूरे शरीर पर फैलने लगती है। वो दहशत में आकर वॉशरूम से बाहर की ओर भागती है और गिर जाती है। उनका सिर उनके बेड से टकराता है। वह चोट से कर्राती हुई उसी बेड पर लेट जाती है। उसकी नज़र सीलिंग पर पड़ती है। उनको सीलिंग में एक छोटा सा होल दिखाई देता है। वह होल थोड़ा बड़ा सा हो जाता है और उसमें से उनको एक छिपकली आती हुई दिखाई देती है। अभी वो कुछ समझ पाती, इससे पहले ही वह छिपकली उनके ऊपर गिरती है और वह घबराकर उस छिपकली को झपटती हुई अपने बेड से गिर जाती है। उनको सीलिंग की ओर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। सीलिंग के होल में से एक भयानक खून से लथपथ हाथ का पंजा निकलता हुआ दिखाई देता है। वह चीखती हुई घुटनों के बल ही अपने फ्लैट से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर भागती है। उनको इसी फ्लोर पर खुली हुई लिफ्ट दिखाई देती है। वो आनन फानन में उस लिफ्ट में चली जाती है और नीचे की तरफ जाने के लिए फर्स्ट फ्लोर का बटन प्रेस करती है। लिफ्ट का डोर बंद होता है, लेकिन यह क्या, लिफ्ट नीचे जाने की बजाय ऊपर की ओर जाती है। वह बचाओ बचाओ चिल्लाती है। लिफ्ट सबसे ऊपर के फ्लोर में पहुंचती है और उसका डोर खुल जाता है। वह बार बार नीचे ले जाने वाला बटन प्रेस करती है, लेकिन बटन काम नहीं करता। तुरंत ही उस फ्लोर की लाइट बंद हो जाती है और घनघोर अंधेरा फैल जाता है। उनको कुछ दिखाई नहीं देता। वो डरती हुई रोने लगती है। तभी अचानक से लाइट चालू हो जाती है और लिफ्ट का डोर बंद होने लगता है। इससे पहले डोर पूरी तरह से बंद होता, वही खून से लथपथ हाथ लिफ्ट के अंदर आ जाता है और झट से उनका गला पकड़ लेता है। लिफ्ट नीचे आती हुई फर्स्ट फ्लोर पर रुक जाती है। सुबह सुबह सारी बिल्डिंग में कोहराम मचा हुआ था। मिसेस पारेख की लाश लिफ्ट में से निकाली जाती है और उसे पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। अब तो बिल्डिंग के नीचे वाले पोर्शन में भी कोई नहीं रहना चाहता था। सभी लोग वो बिल्डिंग छोड़कर जाना चाहते थे। बिल्डर भी हरकत में आता है और ओझा बाबा को बुला जाता है। ओझा आते हैं और कहते हैं, मुझे कुछ समय पहले इस बिल्डिंग में रहने वाले पूनम और चरणजीत के विषय में जानकारी मिली है कि कैसे चरणजीत ने मोहब्बत में नाकाम होकर पहले पूनम को और बाद में अपने आप को भी गोली मारकर असमय ही मौत को अपने गले लगा लिया था। शायद उसकी सोच थी कि दोनों एक साथ मरकर हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। पूनम तो अपनी किस्मत के चलते बच गई, परंतु चरणजीत का प्रेत साया इसी बिल्डिंग के सबसे ऊपरी माले पर ही पूनम की आत्मा को ढूंढने के लिए भटकने लगा था। हालांकि उसके साये को अभी यह नहीं पता है कि पूनम जिंदा है। मुझे लगता है जब वो कुछ शैतान लड़के इस बिल्डिंग के ऊपरी माले पर रुकने के लिए आए तो अय्यासी करने के लिए वो एक लड़की को लड़के के भेष में लाए थे। संयोग से उस लड़की की शक्ल सूरत पूनम से मिलती जुलती रहती होगी। शायद चरणजीत का साया उसे देखकर ये समझा होगा कि पूनम जिंदा है और चरणजीत के प्रेत साये ने उसे मार डाला था। लेकिन कुछ लड़के उस लड़की को बचाने के चक्कर में बीच में आ गए, जिससे उनको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बाबा, अब हमारी बिल्डिंग को
उस साए से मुक्त कराने का उपाय भी कर दीजिए, बिल्डर ने चिंतित होकर कहा। चरणजीत का प्रेत साया अपने इलाके यानी कि सबसे ऊपरी माले में बहुत ताकतवर है और मायावी हो गया है। उसे उसके इलाके से निकालना और समाप्त कर देना बहुत कठिन कार्य है। ओझा बाबा ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा था। बाबा फिर क्या होगा? बिल्डर ने अपना माथा पकड़कर कहा। ओझा बाबा ने सोचकर कहा, एक उपाय है। यदि पूनम को यहाँ पर बुलाकर सबसे ऊपरी वाले माले के नीचे वाले माले पर ले जाया जाए तो जैसे ही चरणजीत का साया पूनम को जिंदा देखेगा तो वह नीचे वाले माले पर आकर पूनम को खत्म कर देगा और अपने साथ मिलाने का प्रयास करेगा। इस तरह चरणजीत का साया अपने इलाके यानी सबसे ऊपरी माले से निकलकर नीचे वाले माले पर आएगा और उसकी ताकत आधी रह जाएगी तो उस पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। लेकिन पूनम अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगी? बिल्डर ने कहा। तुम बस किसी तरह से पूनम को ढूंढ कर ले आओ, मैं पूनम को कुछ नहीं होने दूंगा, ओझा बाबा ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा। बाबा, मुझे मालूम है कि पूनम इसी शहर में कहीं रहती है, मैं उसका पता लगा लूँगा। उसका पति राकेश एक बिजनेसमैन है और मेरी उससे सबसे पहली जान पहचान है। लेकिन राकेश पूनम को क्यों आने देगा? और भला यह सब जानकर पूनम यहाँ क्यों आएगी? ओझा बाबा बिल्डर के पास आकर धीरे से उससे कहते हैं कि तुम यहीं आसपास एक बिजनेस डील पार्टी रखो जिसमें शहर के कुछ चुनिंदा बिजनेसमैन को आमंत्रित करो। पूनम जब यहाँ पर आकर अपनी पुरानी बिल्डिंग को देखेगी तो वह ज़रूर इसमें आने के बारे में सोचेगी। उसकी पुरानी यादें उसे इस बिल्डिंग तक अवश्य खींच लाएगी और यह भी हो सकता है कि पूनम के दिल में चरणजीत की यादें भी बची हुई हो। 1-2 दिन के बाद बिल्डर एक छोटी सी बिजनेस पार्टी अरेंज करते हैं और राकेश एवं उसकी पत्नी पूनम को भी आमंत्रित करते हैं। शाम को पूनम अपनी पति राकेश के साथ आती है। उसकी नज़र अपनी बिल्डिंग पर पड़ती है तो उसकी यादें मचल जाती है। पूनम के दिलो दिमाग में अभी भी चरणजीत के लिए जगह थी। उसे अपने और चरणजीत के साथ हुए घटनाक्रम की यादें उमड़ने लगती है। उसका दिल बिल्डिंग में अपने फ्लैट में जाने के लिए मचल जाता है। वह अपने पति से बिल्डिंग में जाने के लिए कहती है। राकेश कहता है, ठीक है, आप जब तक अपनी पुरानी बिल्डिंग में जाकर घूमाओ और वहाँ रहने वाले पुराने लोगों से भी मिल लो, तब तक मैं यहाँ बिल्डर के साथ बिजनेस की कुछ बातचीत कर लेता हूँ। पूनम बिल्डिंग के नीचे पहुँचती है। चौकीदार पूनम को देखते ही पहचान जाता है। अरे पूनम मैडम, आइए। पूनम चौकीदार से ऊपरी फ्लोर पर चलने के लिए कहती है। चौकीदार सख्ते में आ जाता है और पूनम को ऊपरी माले पर ना जाने की सलाह देता है। पूनम मैडम, आपके यहाँ से चले जाने के बाद सबसे ऊपरी माले में कुछ गड़बड़ रहती है और वहाँ पर कई डरावनी घटनाएं हो चुकी है। आपकी जान को भी खतरा हो सकता है और अब तो रात भी होने को है। अरे यह तुम लोगों का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लगता है आप मुझे ऊपर नहीं जाने देना चाह रहे हैं, पूनम ने चौकीदार से नाराज़गी जताते हुए कहा। चौकीदार के मना करने पर भी पूनम अकेले ही लिफ्ट में जाकर सबसे ऊपरी फ्लोर का बटन प्रेस करती है। लिफ्ट सबसे ऊपरी माले पर जाकर रुकती है। पूनम लिफ्ट में से निकलकर अपने फ्लैट की ओर हो जाती है। उसका फ्लैट खुला हुआ था और काफ़ी पूरा गंदा पड़ा हुआ था। पूनम अपने फ्लैट को कितना साफ सुथरा रखती थी। वह अंदर चली जाती है। पूनम की माँ अब नहीं रही थी। पूनम के अंदर जाते ही उसे फ्लैट से जुड़ी अपनी माँ की यादें आने लगती है। उसके आंसू झरझरा कर बहने लगते हैं। यादें भी घने बादलों की तरह होती है जो घुमड़ती है और आंखों से बह निकलती है। पूनम थोड़ी देर फ्लैट में रुकने के बाद बाहर आकर उसका दरवाज़ा बंद कर अपने बाजू वाले चरणजीत के फ्लैट पर नज़र डालती है। वहाँ ताला लगा हुआ था। वह ताला पकड़कर देखती है जो बंद था। उसे अपने पास एक हवा का झोंका महसूस होता है। उसके बाल बिखर जाते हैं। वो बालों को ठीक करती हुई वहीं दीवारों से टिक कर खड़ी हो जाती है और चरणजीत की यादों में खो जाती है। उसके दिल और दिमाग से चरणजीत की यादें गई नहीं थी और उसे अक्सर ही चरणजीत की याद आने पर अपने दिल में दर्द सा महसूस होने लगता था। बिछड़ी हुई मोहब्बत की कसक
दिल में दर्द सुकून देता है। आंखों में नमी छोड़ जाती है। वह आंसू पोंछती हुई वापस लिफ्ट में सवार होती है और फर्स्ट फ्लोर का बटन प्रेस करती है, लेकिन लिफ्ट का डोर बंद ही नहीं होता। कुछ देर कोशिश करने के बाद वह सीढ़ियों की ओर जाती है। अचानक से बिल्डिंग की लाइट जलने बुझने लगती है। चरणजीत के प्रेत साये ने पूनम को देख लिया था। पूनम को अपने कानों में एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है, पूनम। वह इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। वह घबरा कर नीचे वाले फ्लोर पर आने के लिए सीढ़ियों की तरफ तेजी से भागती है। उसे सीढ़ी पर ओझा द्वारा बांधा गया कलावा दिखता है। वह उसे उठाकर उसके नीचे से निकलकर नीचे के फ्लोर पर आ जाती है। चरणजीत का प्रेत साया भी उसके पीछे पीछे आता है, लेकिन सीढ़ियों पर बंधे हुए अभिमंत्रित कवाले को देखकर ठिठक जाता है। फिर वह साया लिफ्ट के रास्ते से नीचे वाले फ्लोर की तरफ आता है। पूनम नीचे आते ही सोचती है, अरे यहाँ तो मिसेस पारेख रहती थी, वह कहाँ है और बाकी के लोग कहाँ पर हैं? लाइट पूरी तरह से बंद हो जाती है। पूनम डर जाती है और डर कर रोने घबराने लगती है। वह पसीने से तर तर हो जाती है। चरणजीत का प्रेत साया पूनम की तरफ आगे बढ़ता है कि ठीक तभी ओझा बाबा मसाल जलाए हुए एक फ्लैट में से निकलकर चरणजीत के साए और पूनम के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और तुरंत ही मंत्र पढ़ते हुए एक बड़ा सा कलावा धागा प्रेत साए की ओर फेंकता है। वह कलावा प्रेत साए से लिपट जाता है। चरणजीत का साया घबरा उठता है और बहुत भयंकर आह की आवाज़ निकालता है, तू पूनम को छू भी नहीं सकता। ओझा ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरे रास्ते से दूर हट जाओ। मैं पूनम को खत्म करके इसकी आत्मा को अपनी आत्मा से मिलाना चाहता हूँ। चरणजीत के प्रेत साए ने गरजते हुए कहा। ओझा ने मंत्र पढ़ते हुए धागे को खींचा और जलती हुई मसाल साए की ओर कर दी। साया कहराने लगा। पूनम डरती हुई ये सब होते हुए देख रही थी। मेरे प्यार ने मुझे धोखा दिया है। मैंने तो पूनम को खत्म कर दिया था, लेकिन यह जिंदा थी और मैं साया बनकर इसे ढूंढने के लिए यहीं पर भटक रहा था। साये ने कराहते हुए कहा। साया धीरे धीरे चरणजीत के शरीर में बदल जाता है और कहता है, मैं पूनम को अभी के अभी खत्म करना चाहता हूँ, मुझे छोड़ दो। अब तू मेरी पकड़ में है। मैं तुझे मासूम इंसानों की जान लेने के लिए नहीं छोड़ सकता। ओझा बाबा ने कड़क आवाज में कहा, मैंने तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दिया है। तुम्ही ने मुझे मारने का प्रयास किया और खुद अपने आप को खत्म कर लिया। तुम ही बताओ, मैं अपनी बीमार बूढ़ी माँ की सुनती या नहीं? चरणजीत, तुम तो मुझे मारकर मेरी आत्मा को अपनी आत्मा से मिलाना चाहते हो। मैं तो जीते जी तुम्हारी रूह को अपनी रूह में उतारी हुई हूँ, और तुम तो इंतकाम लेने के लिए कई मासूम जिंदगियों की जान ले चुके हो। मोहब्बत तो दो रूहों का मिलन है। शरीर तो मिट जाते हैं, पर रूह तो अजर अमर है। अब तुम ही बताओ, मेरा प्यार सच्चा था या तुम्हारा? तब तक बिल्डर, राकेश, चौकीदार और अन्य लोग वहां पहुंच चुके थे। यह सब देखकर वो घबरा गए थे। पूनम की बात सुनकर चरणजीत के प्रेत शरीर ने कहा, मुझे मुक्ति दिला दो, मुझे मुक्ति दिला दो। ओझा बाबा ने मसाल चरणजीत के प्रेत शरीर पर लगा दी। चरणजीत का प्रेत शरीर जलकर भस्म हो गया और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। पूनम रोती हुई राकेश के साथ बिल्डिंग से चली जाती है। पुलिस चौकीदार को सोहनलाल के कत्ल के इल्जाम में पूछताछ के लिए पकड़ कर ले जाती है। अब इस बिल्डिंग की कोई भी रात भयानक रात नहीं होती थी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी यह कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी का अगर आपने पार्ट 1 नहीं सुना है तो जा करके पहले इस कहानी का पार्ट 1 सुने। और इस कहानी का पार्ट 1 आप तभी सुन सकते हैं जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे भी आने वाले जितने भी हॉरर स्टोरीज हो सबसे पहले आप सुन सको। और हाँ, पिछले वीडियो में सबसे पहले जो कमेंट करने वाले मेरे सब्सक्राइबर थे वो थे कुंदन खान फ्रॉम पाकिस्तान। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम ऐसे सॉर्ट आउट किया जाए एपिसोड के अंत में, तो आप भी मेरे कमेंट सेक्शन में खुद का नाम और आप कहाँ से हो वो ज़रूर मेंशन करना। मिलते हैं नए एपिसोड में नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना
और अगर आप भी चाहते हो कि आपकी कहानियों को मैं आवाज़ दूँ, अपने चैनल पर लोगों को सुनाऊँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है डिजिटल दिव्या 001, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहाँ से जा कर के मुझे इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हो।